आप सभी बुद्धिजीवी लोगों का अभिवादन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल से आया हूं और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का एक मुझे मौका मिला है। मैं अभी पूर्व के सत्र में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात कर रहा था और उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अर्थक्वेक जो भूकंप है उसका पूरे हमारे भारतवर्ष को अर्थक्वेक का भूकंप का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि 57% प्रोन टू अर्थक्वेक, 57% भाग भूकंप के लिए प्रवत है। 100 में से 57% यानी कि 60% भाग भूकंप के लिए प्रवत है, संवेदनशील है। तो हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि पूरा भारतवर्ष भूकंप के लिए संवेदनशील माना गया है और भूकंप की दृष्टि से पूरे भारत को 4 जोनों में विभक्त किया गया है, जोन 2, 3 और 4 और 5। जोन 1 को 2001 में जोन 2 में मिला दिया गया और इस वक्त 4 ही जोन है। तो सबसे बड़ा जोन जो भूकंप का ज़्यादा खतरा है वो जोन 4 और 5 में है, जहाँ पर भूकंप का मैग्नीट्यूड 6 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट से अधिक रह सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और जैसे पूर्व के हमारे भूकंप घटित हुए हैं, 1803 में गढ़वाल में जो भूकंप आया उसका मैग्नीट्यूड 8.2 था और गढ़वाल की आधे से ज़्यादा जनसंख्या उसमें समाप्त हो गई थी। तो भूकंप की दृष्टि से हम लोग काफ़ी संवेदनशील हैं और उत्तराखंड राज्य 13 के 13 जनपद हमारे जोन 4 और 5 में घटित होते हैं। जोन 4 और 5 कहने से ऐसा महसूस हो रहा है कि जोन 5 वाले ज़्यादा खतरे में हैं, जोन 4 वाले कुछ सुरक्षित हैं। लेकिन 6 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट परिमाण का अगर भूकंप घटित होता है तो कैजुअल्टी का जो आंकड़ा है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो जोन 5 के बनस्पत जोन 4 में अधिक होगी, बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी। जोन 4 में हमारी बसावट बहुत ज़्यादा है। जोन 5 में हमारे जो जनपद हैं उनको मैं आप तक बताने की कोशिश करता हूँ। जोन 5 में हमारे मुख्य रूप से पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद पूर्ण रूप से जोन 5 में आते हैं और 4 जनपद जोन 4 में आते हैं। वो कौन कौन से हैं? नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। 4 जनपद जोन 4 में हैं और 5 जनपद ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा जोन 4 में भी है और कुछ हिस्सा जोन 5 में भी है। कहने का अर्थ ये है कि जोन 4 और 5 से कोई भी जनपद अछूता नहीं है। ये मान के चलिए कि भूकंप जैसी त्रासदी ये अपने को दोहराती है। उसका समय अंतराल 20 से 30 साल हो सकता है, 10 से 20 साल हो सकता है। 99 के बाद कोई बड़ा भूकंप उत्तराखंड राज्य में घटित नहीं हुआ है। तो हमें इसके लिए एक पूर्व तैयारी करनी होगी, एक प्लानिंग करनी होगी, एक नियोजन करना होगा, कैसे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किया जाए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को बचा पाएं
एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स कर सकें त्वरित गति से। तो एक केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये भूकंप पर आधारित है। ये सिचुआन अर्थक्वेक जो 12 मई 2008 को आया चाइना में, तो इसमें ये सीखने को मिला जब अर्थक्वेक आता है तो किस तरीके का समन्वय, सामंजस्य विभागों के बीच, वॉलंटियर्स के बीच होना चाहिए। तो ये मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका जो समय था भूकंप का, वो 2:28 दिन में आया है। भूकंप के लिए ये कहा जाता है कि भूकंप अक्सर रात को आते हैं, लेकिन दिन में भी भूकंप आते हैं। और इसका जो परिमाण था वो 7.9 रिक्टर स्केल पर था, 7.9। और इसका जो एपिसेंटर था वो वेंचुआन में था। एपिसेंटर यानी कि अभिकेंद्र, केंद्र और अभिकेंद्र में काफ़ी अंतर होता है। केंद्र होता है ज़मीन के काफ़ी अंतर, जिसको हम हाइपोसेंटर या फोकस भी उसे कहा जाता है। और जहाँ पर पहली तरंग सरफेस पर टकराती है, दैट इज़ कॉल्ड एपिसेंटर या अभिकेंद्र। अभिकेंद्र के आसपास ही ज़्यादा क्षति होती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे दी प्रोविंशियल कैपिटल, more than 4.7 million houses collapsed or heavily damaged। 4.7 मिलियन हाउसेस इसमें कोलैप्स हुए, डैमेज हुए और 69,000 पर्सन्स डाइड, यानी कि 69,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और चूँकि सिचुआन जो प्रांत है, वेंचुआन जो प्रांत है, वो हमारे उत्तराखंड की ही तरह एक हिमालयी राज्य है। जिस तरीके की टोपोग्राफी, जिस तरीके की स्थलाकृति हमारे उत्तराखंड की है, ठीक उसी तरीके से वेंचुआन की भी ये स्थलाकृति है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर एपिसेंटर रहा वेंचुआन में, ये सिटी आप देख रहे होंगे बिल्कुल फ्लैटेंड हो गई। ऐसा लग रहा है कि पूरा सिटी जल के राख हो गई होगी। इतने 7.9 स्केल का जो परिमाण था। और चूँकि हिमालयी प्रांत है, वहाँ पर नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, झीलें भी हैं, तो सारे रास्ते बंद हो गए आवाजाही के। और 34 लेक्स वहाँ पर जनरेट हो गई। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर रेंडर्ड होमलेस। सारे, चूँकि आपने देखा होगा कि पूरा शहर वेंचुआन पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और इमारतें सारी धराशायी होगी। लोगों ने अपने परिजनों को खोया, अपने घरों को खोया। मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर बिलव्ड वंस, देयर होम्स, देयर बिलोंगिंग्स। मिलियन लोगों ने अपने घरों को खोया। और यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि हम इस समुदाय के हैं या उस समुदाय के हैं। सारी एक ओपन छत के नीचे सारा समुदाय जो प्रभावित था, एक छत के नीचे आके सब लोग वहाँ पर रह रहे हैं। Yet there was no looting, no complaints। कोई शिकायत नहीं, कोई लूट खसोट नहीं। जस्ट पीपल हेल्पिंग ईच अदर। लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। जो ऐसे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने स्वतः ही ब्लड बैंकों में जाके अपना ब्लड डोनेट किया, ताकि जिनको फर्स्ट एड की ज़रूरत है
जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको त्वरित गति से बचाया जा सके। मेडिकल वर्कर्स प्रोवाइडेड केयर अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। चूँकि अर्थक्वेक आया हुआ है, मौसम भी ख़राब है, बारिश भी है, बादल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने इस तरीके के कैंप्स लगाए हुए हैं और जो विक्टिम्स हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उनको दिया गया। दे इवन डिलीवर्ड मैनी न्यू बॉर्न्स बेबीज ऑन द पार्किंग लॉट। जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, प्रारंभ यह देखा गया है कि इस वक्त जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें डिलीवरी के रेट बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही सीख देने वाली स्लाइड मुझे ये लगती है कि वेन जियाबो जो कि 66 साल के हैं, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि हमारा पूरा मुल्क भूकंप से प्रभावित है और वो तुरंत 2 घंटे के अंतर्गत उस एपी सेंटर पर पहुंच गए, वेंचुआन पे, और ही वॉज द चीफ ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन। एक 66 साल के प्रधानमंत्री का अपने मुल्क के लिए सर्च एंड रेस्क्यू के काम में कूद जाना, ये हम सभी लोगों को एक सीख देती है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण। 11,000 जो पैरा ट्रूपर्स थे आर्मी के, उन्होंने जंप करना शुरू कर दिया और लोगों जो फंसे हुए थे उनको बचाना शुरू कर दिया। और आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से जो वहाँ के सैनिक थे, रेस्क्यू वर्कर्स थे, 24 घंटा उन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू किया, दबे हुए लोगों को निकाला। चूँकि सारे रास्ते बंद थे और किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को सुचारू किया जाए, दुरुस्त किया जाए, और इस तरीके से कंधों में कंक्रीट को रख के उन्होंने आवाजाही को दुरुस्त किया। और ये देखा गया कि जितने भी वहाँ पर धनी लोग थे, रिच पीपुल थे, तो उन्होंने धनराशि डोनेट करनी स्टार्ट कर दी। मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच भी हो रहा है कि 2013 केदारनाथ त्रासदी, इतनी बड़ी त्रासदी हमने देखी, लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी ने, किसी भी रिच पर्सन ने बहुत बड़ी धनराशि इसके लिए डोनेट नहीं की। अब आप देखिए, एक बैगर, एक भिखारी जो सुबह से लेके शाम तक भीख मांगता है और पैसा इकट्ठा करता है, शाम को अपने घर पे जाके सो जाता है। He saw the news and went to donate 5 yuan in the morning. उसने देखा कि मेरा पूरा मुल्क, मेरा पूरा प्रांत खतरे में है। उसके पास जो भी पैसे थे उसने 5 yuan US$ मॉर्निंग में दिया। फिर उसको लगा कि ये पैसा कम हो रहा है और मेरा पूरा मुल्क परेशानी में है। He came back in the afternoon, donate another 100 yuan US$। जब ये पैसा भी उसके बाद खर्च हो गया, फिर वो फिर अपने घर आया और उसके पास जितनी ज्वेलरी रखी हुई थी उसने बैंक में उसको गिरवी रखा और उससे जो पैसा उसे प्राप्त हुआ उसको उसने फिर डोनेट किया। तो ये अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना इस वेंचुआन सिचुआन अर्थक्वेक में देखी गई।
लोग डेब्रिस में फंसे हुए थे क्योंकि मकान सारे धराशायी हो गए थे। इसमें आप देख रहे होंगे, अ 5-year-old बॉय वॉज रेस्क्यूड आफ्टर बीइंग बरीड अंडर रबल फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के अंतर्गत एक बच्चा जीवित मिला, उसको रेस्क्यू किया गया। उसका बायां हाथ टूट गया था, बट ही स्माइल्ड एंड सैल्यूटेड हिज रेस्क्यूअर्स। कोई रोना धोना नहीं, मम्मी पापा कहना नहीं, उसने रेस्क्यूअर्स को सैल्यूट किया कि आपका धन्यवाद है और आपने मेरी जान बचाई है। हिज स्माइल मेड एवरीबॉडी क्राई। जब वो हंसा कि आपका धन्यवाद है और आपने मेरी जान बचाई, तो जो रेस्क्यूअर थे वो चिल्लाने लग गए। चूँकि अर्थक्वेक दिन में आया हुआ है और चूँकि दिन में आया हुआ अर्थक्वेक और स्कूल कॉलेजेस खुले हुए थे, तो युआन मेंटिन जो 26 साल की एक फर्स्ट ग्रेड टीचर थी, उसको लगा, उसने अपने जान की नहीं सोची, उसको लगा जो 3rd फ्लोर में बैठे हुए मेरे बच्चे हैं उनको मैं तुरंत जाऊं और उनको बचाने की कोशिश करूं, क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। और देखते ही देखते जब वो उनको बचाने के लिए गई 3rd फ्लोर में, काफ़ी बच्चों को उसने बाहर भी निकाला, लेकिन बचाते बचाते उसने अपनी खुद की जान दे दी। दे आर हीरो ऑफ सिचुआन अर्थक्वेक। इसी तरीके से इसकी वेंटिन की तरह काफ़ी जो वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस थे, काफ़ी टीचर्स ने ये सराहनीय कार्य किया अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए। एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली जो स्टूडेंट थी, उसके दोनों पैर, दोनों हाथ टूट गए थे, बट शी स्माइल्ड टू देम। जितने भी रेस्क्यूअर वहाँ पर गए तो उसने कोई रोना चिल्लाना नहीं किया और एक बहादुरी का परिचय दिया। परफेक्ट केस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन टू डील विद डिजास्टर। एक ये जापान में अक्सर भूकंप आते हैं, अक्सर सुनामी आती है। ये मार्च 2011 की एक छोटी सी स्टोरी है और इससे पूरे विश्व ने कुछ सीख ली है कि किस तरीके से हमें लोगों का साथ देना चाहिए, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए। अब देखिए सुनामी की कुछ चित्र, और इस तरीके से टीवी चैनलों के माध्यम से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियां बह रही हैं, मकान बह रहे हैं, और इस तरीके का जो उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंगें बह गई लेकिन टूटी नहीं। फिर भी छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। बट अंडर ऑल दीज कंडीशन वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम जापान। आप देखिए 10 चीज़ें जो पूरे जापान सुनामी ने पूरे विश्व को दी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है, द काम, शांति बनाए रखी, कोई चेस्ट बीटिंग नहीं। एक तरफ मॉम है, दूसरी तरफ लड़की है, और कोई रोना धोना नहीं, पूरे सब लोग शांत हैं, बेटा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। डिग्निटी, मर्यादाओं को बनाए रखा। लोग अपने कतारों में लगे हुए थे पानी के लिए या अन्य सामग्री के लिए। ये नहीं कि इस समय हमें मौका मिला है तो सारी चीज़ मुझे मिल जाए। जितनी चीज़ की आवश्यकता थी केवल उतनी ही चीज़ उन्होंने ली। दी एबिलिटी, क्षमता, यानी कि जो हमारी क्षमता थी, आप देख रहे होंगे कि इसमें बिल्डिंगें, जो भवन थे बह गए लेकिन गिरे नहीं। इस तरीके का उनका कंस्ट्रक्शन है।
अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन हम इसको कह सकते हैं। द ग्रेस एक अनुग्रह, और उसकी आप एक मिसाल इसमें दे सकते हैं। जिसको जितनी चीज़ की ज़रूरत थी ताकि दूसरों को भी वो चीज़ मिल सके, आदेशों का बखूबी से पालन किया गया। कोई आदेशों का कोई ओवरटेकिंग नहीं, कोई लूट खसोट नहीं। द सैक्रिफाइस एक परित्याग की भावना, देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने परिजनों के लिए। शाम का वक्त है, एक वृद्ध आदमी शायद इसलिए चला है कि शायद मुझे कोई हाथ दिख जाए, कोई पैर दिख जाए, किसी का सर दिख जाए, ताकि मैं उसे बचा पाऊँ। दी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का एक अत्यधिक महत्व है। जहाँ हम खोज एवं बचाव की बात करते हैं, हर आदमी खोज एवं बचाव नहीं कर सकता है, उसके लिए स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे बच्चे हों चाहे वृद्ध हों, और हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें वास्तव में करना क्या है। हर आदमी को उस समय काम सौंप दिए जाते हैं, तो ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा महत्व इसमें है, देखने को मिला। द टेंडरनेस, रेस्टोरेंट कट्स प्राइजेस, ऐसी स्थिति में जो होटल रेस्टोरेंट थे उन्होंने अपने जो कीमतें थी उनको कट कर दिया। मुझे ये कहने में संकोच भी थोड़ा हो रहा है कि यहाँ पर आर्मी की भर्ती होती है तो 40 की चाय मिलती है। ऐसे ही केदारनाथ वाले में देखा गया कि महंगाई बढ़ गई, 100 रुपये की पानी की बोतल मिली। तो ऐसे समय में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा और अपने प्राइजेज को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा प्रांत, पूरा मुल्क परेशानी में है। दी मीडिया का बड़ा एक अहम रोल होता है इन चीज़ों को हाईलाइट करने में। तो शांत चीज़ों को ज़्यादा दिखाया करें, और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या फिर प्रिंट मीडिया की बात करें। द कॉन्शियंस, एक अंतरात्मा, एक अंतर्मन। व्हेन द पावर वेंट ऑफ इन स्टोर, लोग कतारों में लगे हुए थे और उन्होंने देखा कि लाइट चली गई, तो जो सामान उनके हाथ में था उसको एज इट इट वहाँ पर रख दिया गया शेल्फ में। तो ये 10 चीज़ें हमें देखने को इसमें मिली हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्तुतिकरण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।